स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का ज्योग्राफी जो आपका वीकली टेस्ट है, इस सप्ताह होने वाला वीकली टेस्ट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और वीडियो होगा। तो हम लोग ये तीसरा पार्ट देख चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो आप सभी पार्ट को जरूर जाके चैनल के ऊपर चेक कीजिए और देखिए, ठीक है। थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, उसमें थोड़ा कमेंट्री हम संभाले थे, इसलिए थोड़ा गला ख़राब है, ठीक है। तो गला ख़राब के कारण थोड़ा सा आवाज़ में अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिलती है। तो सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता जो मिलता है वो डेनमार्क देश में मिलता है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ कहता है भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल है। तो भूमध्य सागरी में जो कृषि उगाया जाता है जाने वाली फसल कौन सा है, तो अंगूर, जैतून, अंजीर और उपरोक्त सभी। तो इसमें बता दें कि जो भूमध्य सागरीय में जो है वो कृषि किया जाता है वो अंगूर का है, अंजीर का भी होता है, जैतून का भी होता है, मतलब इसमें से ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। तो रोपण कृषि में जो उगाई जाती है वो प्रमुख फसल कौन कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन देखिए दिया हुआ है चाय, रबर, गन्ना और उपरोक्त सभी। तो रोपण कृषि से क्या होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर घ, ठीक। आगे देखिए चौथा नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश में जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है वो कहा जाता है लदांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। तो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे हाईएस्ट जो साक्षरता दर है इस ऑप्शन के अनुसार, तो वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, जो लक्षद्वीप है उसका होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान को एजेंडा, लदांग, मिल्पा, फेंजेडा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, तो बाबलोग जो ब्राज़ील में कहा जाता है वो फेंजेडा कहा जाता है। क्या होता है, फेंजेडा। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देख पा रहे होंगे दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है। तो पठारी नगर नागपुर, अबू, मॉस्को, फिलाडेल्फिया है ना। तो क्या होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर, जो पठारी क्षेत्र है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर, बड़ी नागपुर, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है, तो जेरूसलम, पीटर्सबर्ग, बीजिंग और एम्स्टर्डम। तो देखिए व्यावसायिक नगर के रूप में जो जाना जाता है वो जो आपका है वो है एम्स्टर्डम, जो है ऑप्शन नंबर घ में वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है स्थलीकृत मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु। तो बताते चलें कि इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु। कौन, जलवायु सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव या फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में एक है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग जनसंख्या जो है वो कितना है, तो वो है आपका 382 किलोमीटर प्रति वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन आपका घ सही हो जाएगा, खा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी में कुछ प्रश्न दिया हुआ, लॉन्ग प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में, मतलब 1881 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है कहता है संभववाद क्या है। प्रश्न है संभववाद। तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। मतलब जैसे जैसे आपका प्रौद्योगिकी डेवलप करेगा और प्रकृति को आप अपने नियम के अनुसार चलाने लगेंगे, उसी को संभववाद कहा जाता है।
आगे दिया हुआ जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है समझाएं। तो जनसंख्या का ऋणात्मक, तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है ऋणात्मक वृद्धि दर मतलब घटता है ना। 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, 2 डिफरेंट समय है, उस समय अंतराल के बीच क्या होता है कि जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर 2000 में जनसंख्या जो था, भारत की जनसंख्या सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, इतना था नहीं, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर 100 करोड़ था, ठीक है, और 2024 अभी चल रहा है, 24 में जनसंख्या अगर हो जाए 99 करोड़, तो बताइए कि जनसंख्या वृद्धि हुआ या ऋणात्मक वृद्धि होता है। ऋणात्मक वृद्धि हुआ। 24 साल में वो 1% या 1 करोड़ आबादी घट गया जब बढ़ने की अपेक्षा, ये है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं, इसका अपोजिट है ना। अभी तो जनसंख्या 144 करोड़ 140 करोड़ प्लस कहा जाता है जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, है ना। तो जनगणना तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक आंकड़े के अनुसार बताया जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि क्या है, तो जब एक समय अंतराल 2 समय के बीच में जो डिफरेंस होता है उसमें जनसंख्या घट जाए, उसी को जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, जन्म दर कम है कगर से, मृत्यु दर से, मतलब जितना जन्म ले रहा है उससे ज़्यादा मृत्यु हो रहा है हो जाए, अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए, तो वह जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होता है। और या फिर तो मृत्यु कम हो जाए या फिर दूसरे देश में चल जाए, उसको ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा दिया हुआ बच्चों में भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। तो भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। आप लोग जानते हैं कि हर जगह पे एडवर्टाइज चलाया जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो आप जैसे कि लिंग अनुपात बेटियों की जो है वो लिंग घटता जा रहा है, मतलब बेटियों के अनुपात जो है वो घटता जा रहा है, ठीक है। विशेष रूप से वर्ग 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात के संदर्भ में बहुत ही अवांछनीय है। केरल जहां साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है, इसके अलावा सभी राज्य में बच्चे का लिंग अनुपात घटा है। हरियाणा व पंजाब जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक, प्रति 1000 बालकों पर 800 से भी कम बालिकाएं हैं। लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि का उपयोग व सामाजिक दृष्टिकोण से इसके प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण ये होता है कि जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो अवैध है, बट लिंग निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि है, जैसे कि जो हम लोग बहुत सारे लोग जाते हैं और जाके जांच करवाते हैं कि नहीं क्या है, लड़का है कि लड़की है, ये सबसे मुख्य रीज़न है कि जनसंख्या जो बेटियों की जनसंख्या घट रही है, उसका पहला रीज़न है। दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण, जैसे कि समाज में जैसे कि अलग अलग दृष्टिकोण उपलब्ध है, इस कारण से भी ये होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जो भी यहाँ पे प्रश्न देखे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसीलिए सभी प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी तक आप लोग तीनों पार्ट को नहीं देखे तो जाइए बैक कीजिए, तीनों पार्ट को एक एक करके देखिए। 3 पार्ट इसमें हम अपलोड कर चुके हैं, चौथा चल रहा है, चौथा भी कुछ ही क्षणों में आप लोग के बीच में आ रहा है ना। तो आप लोग क्या करना है कि अब सभी पार्ट को देखकर वीकली टेस्ट, फाइनल टेस्ट सभी जगह पे पहुंचना है आप लोगों को। चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नया पार्ट लेकर। जय हिंद।